हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता का पार्ट 1, जिसमें कि हमने जाना था कि आर्य के लोग जो थे वो कैसे थे, उनकी परिस्थिति कैसी थी, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। और आज जो है हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा राजनीतिक स्थिति, उसके बाद होगा हमारा आर्थिक स्थिति, फिर धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। ये चारों स्थिति को हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। साथ ही लास्ट में हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और दोनों सभ्यताओं की जो बातें हैं वो आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपनी पॉइंट्स की ओर। आज की कक्षा में हमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट्स होगा हमारा राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। ठीक, अब छोटे छोटे जन मिलकर जनपद क्या हुआ, तो छोटे छोटे जन का मतलब हुआ कि छोटा छोटा राज्य जो वहां था। कल हम आपको बताए थे ना कि परिवार जो है वो परिवार के जितने सदस्य थे सभी को मिला के एक कुल बना, परिवार मिला, फिर कई परिवार मिला के क्या हुआ, एक जनपद बना, फिर कई जन मिला के एक जनपद बना, और कई जनपद मिला के एक ग्राम बना। ठीक है, तो उसी तरह जो छोटे छोटे जन थे वो सब मिलते 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 क्या बने, एक जो है जनपद में परिवर्तन हो गए। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, जनपद बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट्स कहता है कि इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। ठीक, तथा सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर कम हुआ। अब क्या था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि राजा जो थे प्रजा उनको अब ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानती थी, इसलिए वो सर्वे सर्वा राजा को मानती थी। लेकिन सभा और समिति दो ऐसी चीजें थी जो राजा पे अंकुश लगा सकती थी, राजा को अपने नियंत्रण में रख सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राजा के अधिकार में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और सभा और समिति का जो है नियंत्रण राजा पे थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अब हमारा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सर्वप्रथम राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन जो अपने हाथ में ही रखे होंगे तो फटाक से इसको नोट्स कर लीजिए, क्योंकि क्लास के बीच में जो भी बातें निकल के आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है बाद में नहीं निकले, इसलिए क्लास जब भी आप करने बैठते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो पॉइंट्स को जरूर नोट्स करते जाइए। वैसे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमारी क्लास को लेंगे, लेकिन फिर भी कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो क्लास के दरमियान में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे नोट्स कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ जो है वो संपन्न कराया जाता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ क्या था भाई, तो राजसूय यज्ञ था जब राजा का अभिषेक होता, राज्याभिषेक होता था, जब राजा जो है वो गद्दी पर बैठते थे, उनका जो है गद्दारोहण होता था, राज्याभिषेक होता था, तिलक किया जाता था, तो उस समय राजसूय यज्ञ जो है वो संपन्न कराया जाता था, ताकि राजा को राज करने में, अपनी प्रजा की देखरेख करने में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना हो, कोई कठिनाई ना हो। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं उपनिषदों में वर्णित राजा। ठीक है, उपनिषद की बात करते हैं कि उपनिषद में जो वर्णित राजा का नाम है वो राजा कौन थे और उनका राज्य कौन था। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं उपनिषद में। तो उपनिषदों में जो वर्णित राजा थे उनमें अश्वपति राजा का जो नाम है वो बड़ा प्रचलित है। और ये कहाँ, कौन से राज्य के थे भाई, तो ये कैकेय राज्य के थे। ठीक है, उसके बाद जनक जो है, राजा जनक, वो विदेह के थे। अजातशत्रु जो थे वो काशी के थे, और प्रवाहन जाबली जो थे वो पांचाल के थे, यानी पांचाल नरेश। ठीक है, तो ये थे जो कि हमारे उपनिषद है, वैदिक सभ्यता में उपनिषद में जो राजा का वर्णन है वो यहाँ पे राजा है, और वो किस राज्य से संबंधित थे, ये इस राज्य का नाम है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में धार्मिक स्थिति क्या थी भाई लोगों की। अब धार्मिक स्थिति को हम लोग जानते हैं।
तो उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों एवं पुरोहितों का जो महत्व था वो काफी बढ़ गया था। किस काल में बढ़ गया था? उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों एवं पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था। अब यज्ञों में क्या था? यज्ञों में बलि प्रमुखता से दी जाने लगी थी। मतलब यज्ञ जब भी होते थे, जो भी राजा महाराजाओं के द्वारा यज्ञ करवाए जाते थे, उसमें जो है बलि प्रमुखता से दी जाने लगी थी, यानी कि बलि प्रथा का जो है शुभारंभ हो गया था। ठीक, उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन दो प्रमुख देवता इंद्र एवं अग्नि। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो ऋग्वैदिक काल में दो प्रमुख देवता कौन थे? तो कौन थे? इंद्र और अग्नि। कौन थे? इंद्र और अग्नि। ठीक, वेरी गुड। तो इंद्र एवं अग्नि का महत्व जो है वो कम हो गया। इनका स्थान तीन अन्य देवताओं प्रजापति कौन हुए? विष्णु, जो सृजन के देवता माने जाते थे। ठीक है, देवताओं प्रजापति जो सृजन के देवता थे, विष्णु लोगों के पालक तथा रुद्र जो है वो संहारक ने ले लिया था। ठीक है, तो इनका सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन में दो प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र एवं अग्नि। लेकिन इसका स्थान कौन ले लिया? इनका स्थान तीन देवता ले लिए, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर इस काल में उपनिषदों का संकलन हुआ, जिनमें यज्ञों एवं कर्म कांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान पर बल दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, इस काल में जितने भी उपनिषद थे उनका संकलन हुआ, और जितने भी यज्ञ थे, कर्म कांड थे, सभी की क्या की? निंदा की गई, मतलब शिकायत किया गया, उसे अच्छा नहीं माना गया। तो बल किस पे दिया गया भाई? तो उस समय बल जो है ज्ञान पर दिया गया। मतलब कहा गया कि आपको सबसे पहले साक्षर होना जरूरी है, ज्ञान ज्यादा जरूरी है, ना कि कर्म कांड और यज्ञ करना। ठीक, उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन हमारा बनता है अक्सर कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम आराम से ऑप्शन में मार देंगे, मुंडकोपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, अब क्या है इस उपनिषद में, यानी मुंडकोपनिषद जो है, इसमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। ठीक, यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। उसके बाद इस काल में दो महाकाव्य की भी रचना हुई थी। ठीक है, कौन कौन महाकाव्य थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो भाई जो दो महाकाव्य हैं वो है रामायण और महाभारत। बिल्कुल सही, रामायण और महाभारत जो है ये दो महाकाव्य है जो इस काल में रचना हुई थी, इन दो महाकाव्यों की। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। ठीक है, अब क्या क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, एक बार गौर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये धार्मिक स्थिति है यहाँ की। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे, हमने जाना धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि भाई सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति जो थी उसका आधार जो है वर्ण व्यवस्था ही था। क्या था? वर्ण व्यवस्था। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, किंतु इसका आधार कर्म ना होकर जन्म आधारित होने लगा था। अब क्या कह रहा है कि जो इसका जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था था, लेकिन इसका आधार कर्म ना होकर, मतलब कर्म की प्रधानता नहीं थी कि आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको आधार दिया जाएगा कि आप इस जाति के हैं। ठीक है, ये था जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म आधारित होने लगा था। इस समय ब्राह्मण के लिए एही, एही का मतलब क्या होता है? एही का मतलब होता है आइए। ठीक, क्षत्रिय के लिए आगही, आगही का मतलब आओ। ठीक, एही का मतलब क्या हो गया? आइए, और आगही का मतलब हो गया आओ। ठीक, उसके बाद वैश्य के लिए क्या था? वैश्य के लिए था आद्रव। आद्रव का मतलब क्या हो गया भाई? जल्दी आओ। ठीक है, जल्दी
आओ। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया, ब्राह्मण के लिए एही, क्षत्रिय के लिए आगही और वैश्य के लिए आद्रव। ठीक, चलिए। एवं शूद्र के लिए क्या था, आधाव था। अब आधाव का मतलब क्या होता है, आधाव का मतलब होता है दौड़ कर आओ। देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा वर्ड था उस समय का, इंग्लिश से भी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो क्या क्या हुआ, ब्राह्मण, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ब्राह्मण के लिए एही, जिसका मतलब हुआ आइए, क्षत्रिय के लिए आगही, जिसका मतलब हुआ आओ, और वैश्य के लिए हुआ आद्रव, इसका मतलब हुआ जल्दी आओ, और शूद्र के लिए क्या हुआ, आधाव। आधाव का मतलब दौड़ के आओ। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या हो गया, ये शब्द प्रयुक्त होने लगे, मतलब उत्तर वैदिक काल में ये सब शब्द प्रयुक्त होने लगे। शूद्र की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी, शूद्र का उपनयन संस्कार जो है होना बंद हो गया, और सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद में चारों आश्रमों, वर्ग, गृहस्थ, वानप्रस्थ का जो है और संन्यास, इसका उल्लेख वहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हो गया ना, इस उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि शूद्र की स्थिति काफी बिगड़ने लगी। तो पहले जो उपनयन संस्कार सभी का होता था, वो उपनयन संस्कार होना क्या हो गया, शूद्र का बंद हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और चार आश्रम, वर्ग, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख यहां से हमें प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सामूहिक रूप से दिन कहा जाता था। अब क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को सामूहिक रूप से क्या बोले, दिन बोले। ठीक, इन्हें यज्ञोपवीत, यानी कि यज्ञोपवीत का मतलब हुआ उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत का मतलब उपनयन संस्कार, ठीक, धारण करने का अधिकार था। अब क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सामूहिक रूप से दिन कहा गया, और इसे उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, और क्या हुआ, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है पुत्री के लिए कृपन शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, और शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए इस समय में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर क्या हुआ, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपन शब्द का उल्लेख मिला, और शतपथ ब्राह्मण में जो है कुछ विदेशी कन्याओं का उल्लेख मिला, लेकिन परंतु इनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। मतलब स्त्री जो है, जिस तरह पहले स्त्री जो है सभा में जाती थी, बैठ सकती थी, लेकिन विचार नहीं करती थी, सिर्फ बैठने का उसको अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया, स्त्रियों का सभा में भी जाना बंद हो गया। ठीक, और समाज में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उनकी स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट आई। ठीक है, जो कि अब इतना गिरावट आ गया उस समय महिलाओं की स्थिति में कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन उसकी स्थिति में गिरावट है, मतलब लोग महिलाओं को शिक्षा दिलाने के प्रति जागरूक होना बंद हो गए। मतलब उनको नहीं जरूरी लगता था कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए, उन्हें लगता था कि महिलाएं थोड़ा सा बस शिक्षित हुई और घर के ही काम करके वो संभाल लेगी सब कुछ। तो उस समय क्या हुआ, जो महिलाओं को शिक्षा देने का तो अधिकार था, लेकिन क्या हुआ, उनकी स्थिति में काफी गिरावट आई, मतलब बहुआयामी रूप से उनमें शिक्षा का स्तर नहीं देखा गया। किसमें नहीं देखा गया, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक, अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में साहित्य के अनुसार महिला की परिस्थिति, यहाँ पे परिस्थिति होगा, हो सकता है गलती से लिखा गया है, परिस्थिति होगा तब हो जाएगा। ठीक, ता लिखा गया था। परिस्थिति किसमें, साहित्य के अनुसार महिलाओं की परिस्थिति क्या थी, देख लेते हैं। वो था ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। अभी तुरंत हम चर्चा किए ना कि स्त्रियों के लिए कृपन शब्द, पुत्री के लिए कृपन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कृपन का मतलब होता है यहाँ पे पुत्री को समस्त दुखों का कारण यहाँ पे बताया गया, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद मैत्रायणी संहिता, ये सब क्या है, साहित्य है। ऐत्रेय ब्राह्मण, मैत्रायणी संहिता, ये सब क्या है, साहित्य है। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में इसमें स्त्रियां पास एवं सुरा के समान बुराइयों वाली मानी गई। पासा होगा, जो उस समय पासा खेलते थे ना,
तो वो पासा होता था। पासा एवं सुरा के समान क्या हो गया, बुराइयों वाली स्त्रियां मानी जाने लगी। किसमें, तो मैत्रायणी संहिता साहित्य में इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें गार्गी पांचवल्क्य संवाद का वर्णन है। इसमें क्या है, इसमें माज्ञवल्क्य ने गार्गी का सिर फोड़ने की बात कही थी। ये किसमें मिला भाई, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिला कि इसमें स्त्रियों को जो है समस्त दुखों का कारण माना गया और सुरा जैसी बुराइयों वाला जो है स्त्री को माना गया, और साथ ही क्या हो गया, साथ ही जो है माज्ञवल्क्य ने गार्गी का सिर फोड़ने की भी इसमें बात कही थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक, तो आर्थिक स्थिति क्या था, तो उस समय आर्य लोग जो थे, आर्यों का मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था। क्या था मुख्य पेशा, मुख्य पेशा था पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। अब क्या था, उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, लेकिन जब आर्यों का पहले था पेशा पशुपालन, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, तब उनका मुख्य पेशा पशुपालन ना होकर कृषि बन गया। ठीक, जिसका मुख्य कारण लोहे का प्रयोग था। अब क्या था, उस समय में क्या हो गया, लोग धीरे धीरे लोहे के प्रयोग को समझने लगे। ठीक, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अवस या कृष्ण अयश जो है वो कहा गया। कब कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को क्या कहा गया, श्याम अवस और कृष्ण अवस, श्याम अवस और कृष्ण अवस। ठीक, लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास अंतरजी खेड़ा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में, अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक, से प्राप्त हुआ है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि मापन की विभिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में इसे मुद्रा माना जाने लगा। अब निष्क क्या था, जो मापन की विभिन्न इकाइयां थी उसमें तो हम पढ़ रहे थे निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि मापन की क्या थी, वो विभिन्न इकाई थी। ठीक है, क्या सब थी मापन के विभिन्न इकाई, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि। अब क्या था, निष्क जो ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, क्या था, निष्क जो था ऋग वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, वही वो उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया, मुद्रा बन गया। मुद्रा मतलब पैसा, टका। ठीक है, वो मुद्रा बन गया। उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था, जिसे बलि या भाग कहा जाता था। अब क्या था, उससे पहले जो था राजा जो है वो टैक्स नहीं लगाता था, किसी भी प्रकार का कोई कर अपनी प्रजा पे नहीं लगाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आरंभ हुआ, उस समय में क्या हुआ, राजा जो है वो कर लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको कि बलि या भाग का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि कर केवल वैश्य वर्ग के लोग देते थे। किसमें उल्लेखित है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, क्या था उल्लेखित, तो कर केवल कौन देते थे, तो वैश्य वर्ग के लोग देते थे। ठीक, इसलिए वैश्यों को अनश्य बलिकृत कहा गया है। मतलब उस समय जो है केवल वैश्य वर्ग के लोग कर देते थे, इसलिए उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग के लोगों को अनश्य बलिकृत का नाम दिया गया। ठीक, तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने राजनीतिक स्थिति देखा, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने धार्मिक स्थिति देखा, उसके बाद सामाजिक स्थिति और लास्ट में हमने आर्थिक स्थिति। अब हम जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में मतलब मूल अंतर क्या था, जिससे कि हम दोनों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर देने में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में का जो मूल अंतर था मेन, उसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए,
सिंधु सभ्यता में क्या था? तो सिंधु सभ्यता क्या थी भाई? तो ये नगरीय सभ्यता थी। मतलब सिंधु सभ्यता में जो है नगर निर्माण शैली बड़ी ही प्रचलित थी और इनका जो नगर निर्माण शैली था, जो भवनों के ढांचा थे, वो क्या थे? एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से आधुनिक थे। वही वैदिक सभ्यता क्या थी? वही वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, पूर्णतया ग्रामीण थी। ये डिफरेंस हमको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी और वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता में लिपि उपस्थित थी। क्या थी उपस्थित? लिपि उपस्थित थी। और वैदिक सभ्यता में क्या था? वैदिक सभ्यता में आर्यों के काल में मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। मतलब आर्य लोग जो थे वो मौखिक रूप से शिक्षा देते थे, मौखिक शिक्षा प्रणाली थी उस समय। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता में क्या था? लिपि उपस्थित था, लेकिन वैदिक सभ्यता में मौखिक शिक्षा प्रणाली थी, क्योंकि उस समय के जो आर्य लोग थे वो मौखिक रूप से शिक्षा देते थे। अब बात आती है धातु की। तो सैंधववासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था? यहाँ पे लोहा के प्रयोग के क्या है? साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं। कि साक्ष्य को देखते हुए ये कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से परिचित थे, क्योंकि उस समय उनका साक्ष्य मिला है। लेकिन सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे। तो ये जो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये जो मूल हम लोग का डिफरेंस है यही था। सिंधु सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता में लिपि था और वैदिक सभ्यता में क्या था? मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। सैंधववासी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा का कुछ साक्ष्य मिला है, जिसकी वजह से साहित्यकार लोग का मानना है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वीडियो तो देख तो लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, तो आपके साथ साथ वो भी सीख जाएंगे। हम सभी जान रहे हैं कि एस्टेट की परीक्षा जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगी, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग जो हमारी कक्षा को मिस नहीं करेंगे, इसके लिए आपको जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत चला जाए और सबसे पहले चला जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।